अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कहानी जो लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी, आज भी दुनिया की सबसे महान एडवेंचर स्टोरी मानी जाती है और अब उसे हॉलीवुड के सबसे जीनियस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जहां ओडिसी सिर्फ एक फिल्म नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम पर मौत है, हर मोड़ पर भगवान है, हर समुद्र में राक्षस है और सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना अहंकार। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नोलन इस बार टाइम ट्रेवल, ड्रीम्स, ब्लैक होल या पैरेलल यूनिवर्स की कहानी नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो दुनिया की सबसे पुरानी की इपिक एडवेंचर स्टोरी को इतनी रियलिस्टिक तरीके से दिखाने वाले हैं कि शायद लोग भूल जाएंगे कि ये मैथोलॉजी है या रियलिटी। और ऑफिशियल काउंटडाउन ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ये सिर्फ 2026 नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की सबसे बड़ी सिनेमेटिक इवेंट्स बनने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत अंधेरे में समुद्र की डरावने वाली आवाज और कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, यही है नोलन की सबसे बड़ी पहचान। वो शुरुआत में कभी भी एक्शन नहीं दिखाते बल्कि ऑडियंस को पहले एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं और धीरे धीरे कैमरा समुद्र के ऊपर उठता है और दूर एक अकेला जहाज दिखाई देता है, जिससे ये क्लियर होता है कि इस कहानी का असली हीरो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो प्रकृति से लड़ने वाला है। जैसे ही कैमरा हीरो के चेहरे पर आता है, उसके चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और शरीर पर कई युद्ध के निशान दिखाई देते हैं। ये कोई साधारण वॉरियर नहीं, ये वही इंसान है जिसने ट्रोजन वार खत्म कराई, लेकिन अब अपने घर लौटने में ही 10 साल लगने वाला है। जिसे नोलन की फिल्म में पहली थीम सामने आती है, वार जितना आसान है, घर लौटना सबसे मुश्किल। आपने अगर नोलन की पिछली फिल्म देखी है तो आपने नोटिस किया होगा, उनकी हर फिल्म एक क्वेश्चन पूछती है, इंसेप्शन, रियलिटी क्या है, ओपेनहाइमर, क्या एक साइंटिस्ट अपने आविष्कार का जिम्मेदार होता है। लेकिन द ओडिसी एक बिल्कुल अलग सवाल पूछ रही है, क्या इंसान अपनी किस्मत से भाग सकता है। यानी इस बार साइंस नहीं, साइकोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर ही इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है। ट्रेलर में कई बार समुद्र को ऊपर से दिखाया गया है। कई लोग सोचेंगे ये सिर्फ सिनेमेटिक शॉट्स है, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी में समुद्र फ्रीडम नहीं बल्कि पनिशमेंट का सिंबल माना जाता है। ओडिसीज जितना आगे बढ़ता है, समुद्र उतना ही उसे रोकता जाता है और यही से पता चलता है कि ट्रेलर का लगभग हर तीसरा शॉट समुद्र से जुड़ा हुआ है। एक सीन में पूरा आसमान लाल दिखाई देता है, लेकिन ये सनसेट नहीं है। ग्रीक लीजेंड्स में लाल आसमान गॉड्स के क्रोध का संकेत माना जाता है। यानी इस फिल्म में सिर्फ इंसान की लड़ाई नहीं बल्कि गॉड्स भी खेल रहे हैं। जैसा कि नोलन वो सीजीआई पर कम, प्रैक्टिकल शूटिंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यानी जहां दूसरे डायरेक्टर ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, वहां नोलन असली लोकेशन पर शूट करते हैं। इसलिए ट्रेलर का हर स्केल, डिजर्ट, माउंटेन, सी, नेचुरल लाइट, वाइड लैंडस्केप, ये सब कुछ रियल लगता है, जिससे इसका हर फ्रेम डॉक्यूमेंट्री जैसा महसूस होता है। ट्रेलर में म्यूजिक बहुत देर बाद शुरू होता है, तो ये बिल्कुल नोलन स्टाइल है। पहले साइलेंस, फिर धीरे धीरे टेंशन और फिर अचानक मैसिव स्कोर। इस टेक्निक से ऑडियंस खुद सीन का हिस्सा महसूस करने लगती है। ट्रेलर का सबसे पावरफुल शॉट जहाज वाला सीक्वेंस है, जहां सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये ओडिसीज की उम्मीद है, उसका घर, उसकी सोच, उसका भविष्य, सब कुछ इसी जहाज पर टिका है। लेकिन समुद्र हर बार उससे सब कुछ छीन लेता है। यही इस फिल्म का सबसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बनने वाला है। अगर ट्रेलर को ध्यान से देखा जाए तो लगभग हर कैरेक्टर अकेला दिखाई देता है। कोई हीरोइक एंट्री नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं, कोई मार्वल स्टाइल डायलॉग नहीं, क्योंकि नोलन सुपर हीरो नहीं बनाते, वो इंसान की कहानी बताते हैं। और इस बार उनका हीरो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से लड़ रहा है। इसमें कई ऐसे शॉट्स हैं जो पहली नजर में रैंडम लगते हैं, लेकिन नोलन की फिल्मों में रैंडम जैसा कुछ नहीं होता। हर फ्रेम, हर शैडो, हर साउंड कहानी का हिस्सा होती है। यानी जो चीज अभी समझ नहीं आ रही, वही शायद फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट निकले, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा जब इस यात्रा में सामने आएंगे एक आंख वाले दैत्य, समुद्र का देवता, जादूगरनी अमर देवी और ऐसे ऐसे किरदार जो ओडिसीज की पूरी जिंदगी बदल दे। अब सबसे पहले बात करते हैं ओडिसीज की। अगर आप सोच रहे हैं कि वह कोई सुपर ह्यूमन योद्धा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीक मैथोलॉजी में ओडिसीज की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमानी है। यही वो इंसान है जिसने ट्रोजन हॉर्स की योजना बनाई और ट्रोय के 10 साल पुराने युद्ध को खत्म कर दिया। लेकिन यही से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। युद्ध जीतने के बाद अपने राज इथाका लौटना चाहता था। देखा जाए तो यह सफर कुछ हफ्तों का था, लेकिन एक गलती, एक अहंकार और
समुद्र के देवता का क्रोध इस यात्रा को 10 साल लंबा बना देता है। यही है तो ओडिसियस की असली कहानी। नोलन शायद ओडिसियस को सुपर हीरो नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह दिखाएंगे, एक ऐसा राजा जो हर जीत के बाद कुछ न कुछ खोता है, हर लड़ाई के बाद थोड़ा और अकेला हो जाता है और अंत में समझता है कि असली जीत युद्ध नहीं घर लौटना है। पेनेलोपी, अक्सर लोग उन्हें ओडिसियस की पत्नी समझते हैं, लेकिन असल में पूरी ओडिसी में सबसे मजबूत मानसिक शक्ति अगर किसी के पास है तो वह है पेनेलोपी। 10 साल युद्ध, 10 साल समुद्र में भटकता पति, 20 साल का इंतजार और इस दौरान दर्जनों राजकुमार उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह एक योजना बनाती है, दिन में कपड़ा बुनती है और रात में उसे खोल देती है ताकि शादी टलती रहे। यानी उसने हथियार नहीं उठाया लेकिन अपनी बुद्धिमानी से पूरा राज्य बचा लिया। हो सकता है कि नोलन पेनेलोपी को सिर्फ इंतजार करती हुई रानी नहीं बल्कि राजनीतिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत महिला के रूप में दिखाएं। ओडिसियस का बेटा टेलीमैकस, जब उसके पिता युद्ध पर गए तब वह बच्चा था, लेकिन जब कहानी शुरू होती है तो वह जवान हो चुका होता है। उसने अपने पिता को कभी जाना ही नहीं। उसके लिए ओडिसियस सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी टेलीमैकस अपने पिता की तलाश में निकलेगा और यही उसकी कैरेक्टर जर्नी होगी। वह एक लड़के से राजा बनने की यात्रा तय करेगा। सबसे रहस्यमय किरदार एथेना। ग्रीक मैथोलॉजी में एथेना बुद्धि, युद्ध नीति और न्याय की देवी है। वो ओडिसियस की सबसे बड़ी सपोर्टर है, लेकिन एथेना हर बार तलवार लेकर नहीं आती। वह संकेत देती है, रास्ता दिखाती है, कभी किसी और का रूप लेकर सलाह देती है। यानी वह फोर्स नहीं गाइडेंस है। मुझे लगता है नोलन एथेना को चमकती हुई देवी की तरह नहीं बल्कि ऐसे रहस्यमय अपीयरेंस की तरह दिखाएंगे जिसे दर्शक लंबे समय तक समझ ही ना पाए कि क्या वह सच में देवी है या ओडिसियस की अंतरात्मा, जो ये फिल्म का ट्विस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं उस किरदार की जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन है, पोसाइडन, समुद्र के देवता। लेकिन सवाल है वो ओडिसियस से नफरत क्यों करते हैं? इसका कारण है साइक्लोप और पॉलीफेमस। ओडिसियस ने पॉलीफेमस की एक आंख फोड़ दी थी और जो पॉलीफेमस पोसाइडन का बेटा था, बस यहीं से पोसाइडन ने कसम खाई कि ओडिसियस कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। हर तूफान, हर जहाज का टूटना, हर समुद्री हादसा पोसाइडन की वजह से होता है। मुझे नहीं लगता कि नोलन पोसाइडन को हर समय सीजीआई वाले भगवान की तरह दिखाएंगे। हो सकता है कि इस फिल्म में वह प्रकृति की ताकतों से माध्यम से उसका प्रभाव दिखाएंगे, यानी तूफान ही पोसाइडन बन जाएगा। कैलिप्सो, शायद पूरी कहानी का सबसे पैशनेट किरदार यही है। वह एक देवी है जो ओडिसियस से प्रेम करने लगती है। वह उसे अमरता देने की प्रस्तुत करती है। सोचिए, न कभी बूढ़े होंगे न कभी मरेंगे, लेकिन एक शर्त है, घर कभी नहीं लौट पाओगे। और यही ओडिसियस साबित करता है कि उसके लिए अमरता से भी ज्यादा कीमती उसका परिवार है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने सारे गॉड्स, मॉन्स्टर, मैजिक और मैथोलॉजी, क्या नोलन इन्हें फैंटेसी की तरह दिखाएंगे या फिर सब कुछ वैज्ञानिक और रियलिस्टिक अंदाज में समझाएंगे? हो सकता है कि हर मैथोलॉजिकल घटना के पीछे एक रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हो, यानी मॉन्स्टर डर का प्रतीक हो, गॉड्स प्रकृति की शक्तियां और पूरी कहानी इंसान के भीतर चल रही लड़ाई की मेटाफोर बन जाए। अगर आपने ट्रेलर के शॉट्स ध्यान से देखे हो तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ दृश्य अलग अलग समय के हैं। एक जगह ओडिसियस बिल्कुल यूथ दिखता है, दूसरी जगह थका हुआ, तीसरी जगह अकेला और चौथी जगह अपने साथियों के साथ। यह संकेत हो सकता है कि नोलन फिर से नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग अपनाए, यानी कहानी सीधे शुरू होकर सीधे खत्म नहीं होगी बल्कि वर्तमान, अतीत और यादों के बीच घूम सकती है। अगर होमर की मूल कहानी को देखा जाए, अंतिम युद्ध में जब ओडिसियस वर्षों बाद इथाका लौटकर अपने महल पर कब्जा करने वाले दावेदारों का सामना करेगा, अगर नोलन इन्हें प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और आईएमएक्स स्केल पर शूट करते हैं तो ये मॉडर्न सिनेमा के सबसे यादगार सीक्वेंस बन सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि सबसे पैशनेट सीन युद्ध होगा, लेकिन नहीं, असली इमोशनल पीक फिल्म में तब आएगा जब ओडिसियस लगभग 20 साल बाद अपने घर पहुंचता है और उसे कोई पहचानता तक नहीं। एक महान राजा अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका होता है। यही से कहानी सिर्फ एडवेंचर नहीं रहती बल्कि परिवार, पहचान और समय की कीमत पर एक गहरी मानवीय कहानी बन जाती है। अगर नोलन दर्शकों को ओडिसियस की पीड़ा महसूस करा पाए तो यह फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि सिनेमा इतिहास में एक अलग जगह बना सकती है। मेरी राय में द ओडिसियस सिर्फ एक मैथोलॉजिकल फिल्म नहीं होगी, यह एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्टोरी भी होगी, यह एक वॉर ड्रामा भी होगी, यह एक फैमिली स्टोरी भी होगी और सबसे बढ़कर यह एक ऐसे इंसान की कहानी होगी जो हर चीज खो देने के बाद भी उम्मीद
उम्मीद नहीं छोड़ता। ऑफिशियल काउंटडाउन ट्रेलर एक बात साफ कर देता है, क्रिस्टोफर नोलन इस बार किसी सुपर हीरो यूनिवर्स का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वो दुनिया की सबसे महान यात्राओं में से एक को अपने अंदाज में फिर से जीवित करने जा रहे हैं। अगर फिल्म ट्रेलर की क्वालिटी को बरकरार रखती है तो आने वाले समय में द ओडिसी को उसी तरह याद किया जा सकता है जैसे आज लोग द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर जैसी फिल्मों को याद करते हैं।